हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में आज हमारी दूसरी यूनिट चल रही है। और हम लोग अपनी सेकेंड यूनिट में जो देख रहे थे वो हमारा यूएमएल के बारे में हम लोग देख रहे थे। जैसा कि हम लोग यूएमएल जानते हैं कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। और लैंग्वेज एक्चुअल में इसको ना भी कहें, क्योंकि ये किसी इसका कोई ग्रामर नहीं है जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये एक डायग्राम को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, या किस तरीके से किसी भी डायग्राम को किस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है, ये तरीका या वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके किसी भी सिस्टम के डायग्राम को सिस्टम को क्रिएट होने से पहले ही हम उसमें इनबिल्ड करते हैं, हम उसको परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल में हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले हमें डायग्राम क्रिएट करना पड़ता है। मतलब कि जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को हमें एक पर्टिकुलर एक डायग्राम के थ्रू हमें पहले रिप्रेजेंट करके या बना के हमें ये देखना होता है कि जो भी कस्टमर चाहता है वो सारी फंक्शनैलिटी हम पर्टिकुलर जो भी क्रिएट करना चाहते हैं उसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्लस जैसा कि यूएमएल में हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके का इसमें हम डायग्राम क्रिएट करते हैं। एक आपका स्ट्रक्चरल था और दूसरा आपका बिहेवियरल था। तो अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम में क्या था कि वो पर्टिकुलर जो भी हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम का जो भी मतलब कि कैसा वो स्ट्रक्चर बनेगा, या कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, किस ऑब्जेक्ट को मैसेज किस तरीके से पास होगा, ठीक है ना। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता था किसी भी सिस्टम का, उस सिस्टम का जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज़ करके बनाया गया है, तो वो उसको एज अ डायग्राम शो करता है, या फिर ये बताता है कि किस तरीके से कौन सा सिंबल कहाँ यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है, अगर मैसेज पास हो रहा है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है। उसी तरीके से हमारा बिहेवियर डायग्राम था, ये भी यूएमएल के अंदर ही था। और इसमें जब हम लोगों ने देखा था तो ये क्या था कि जैसा कि स्ट्रक्चरल डायग्राम जो था वो पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के आपके स्ट्रक्चर को शो करता था, लेकिन जो बिहेवियरल डायग्राम है उसका यूज़ मोस्टली हम लोग ये देखने के लिए करते हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट कब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस सिचुएशन में किस टाइम पे उससे मैसेज पास कर रहा है। तो ये जो बिहेवियर है, मतलब कि किस तरीके से दो तीन ऑब्जेक्ट मिल के आपस में कम्युनिकेट करके जो टास्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी टास्क मतलब उनको प्रोवाइडेड है वो टास्क वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी को हम बिहेवियरल डायग्राम कहते हैं। मीन्स अगर कहें तो वो उसके जितने भी कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने वहाँ पे एक साथ असेंबल किए हुए हैं, या फिर जो भी कोड की बाइंडिंग की हुई है, तो उनका ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, और आपस में जो कोड है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिहेवियर डायग्राम में आता था। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग का ये डायग्राम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें चल रही थी। और हम लोगों ने इससे पहले भी क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, ये सारे डायग्राम्स और इनको डिटेल से देखा, कहाँ पे कौन से नोटेशंस यूज़ होते हैं और किस सिचुएशन में हम ये डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस डायग्राम की बात करें, तो जैसा कि इसका नेम है सीक्वेंस, आपको पता है सीक्वेंस किसे कहते हैं? एक, दो, तीन, चार, मीन्स अगर हम इसको फर्स्ट कहें तो हम इसको लास्ट कहें, ठीक है, यानी फोर्थ यानी लास्ट। तो ये एक सीक्वेंस है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को आपस में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पता करना कि कौन से ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग में कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क करना शुरू करेगा, जिसके बाद से मतलब जब वो एक ऑब्जेक्ट मैसेज पास करेगा, तब वो दूसरे मैसेज वो मतलब कि वो मैसेज दूसरे ऑब्जेक्ट को मिलेगा, और उसके बाद से उस मैसेज के बाद से दूसरा ऑब्जेक्ट अपना काम शुरू करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये डायनेमिकली भी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मैसेज वहाँ से पास कर रहा है, और वो मैसेज किस सिचुएशन में किस टाइम पे किस ऑब्जेक्ट के पास जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली हमारा जो, अगर हम सीक्वेंस डायग्राम की बात करें, तो जैसा कि देखिए हमारे डिफिनीशन में लिखा भी हुआ है
कि अ सीक्वेंस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम बिकॉज इट डिस्क्राइब हाउ एंड इन व्हाट ऑर्डर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर्क टुगेदर। ठीक है, तो किस तरीके से और किस कंडीशन में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए किसी काम को या किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इनका कि स्टार्ट किस ऑब्जेक्ट से हुआ, फिर किस ऑब्जेक्ट पे गया, फिर किस कंडीशन पे उस ऑब्जेक्ट से किसी और ऑब्जेक्ट पे गया। ठीक है ना, तो किसी भी टास्क को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। ठीक है, और हम लोगों ने जब हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अगर किसी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को अगर हमें चेक करना हो, डिबग करना हो, या फिर अगर उसको उसकी फंक्शनैलिटी को समझना हो तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपका फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी अगर टास्क को परफॉर्म करना है तो हमारा पहला काम क्या होता है, उसके बाद से हमारा दूसरा काम क्या होता है। ठीक है ना, अगर कोड की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में कोड के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से कौन सा मैसेज पास हुआ, वो मैसेज फिर किस ऑब्जेक्ट के पास गया, क्योंकि केवल एक ऑब्जेक्ट मिलकर किसी पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में पूरे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको मैं बता दूं जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये किसी क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है ना, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस अपने फर्स्ट यूनिट में किया था, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पहले के लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं। उसके बाद से फिर आगे अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि दीज डायग्राम्स आर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट फॉर अ न्यू सिस्टम और टू डॉक्यूमेंट एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो भी हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो भी डायग्राम हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में वो जो हम रियल सिस्टम जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसी का ही एक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है ना, तो जब हम आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कि हर कोई बंदा जो भी आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है तो वो एक प्रोग्रामर नहीं है, तो उसको अगर आप कोडिंग समझाते हैं तो वो चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं अगर आपको जो भी वो फंक्शनैलिटी चाहता है या जो भी सिस्टम चाहता है और आप उसको वर्क के थ्रू मतलब एज अ डायग्राम मतलब उसको समझाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप आसानी से जो बंदा प्रोग्रामिंग न भी जानता हो उसको भी पर्टिकुलर आपका सिस्टम क्या करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, वो सारी फंक्शनैलिटी आप समझा सकते हैं। तो इस उप्स में हम यूएमएल का यूज़ करते हैं और यूएमएल जो है वो बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम एक बात और कहें तो ये जो हमारे डायग्राम्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके खुद जो प्रोग्रामर होता है उसको अपनी गलतियों को ढूंढने में हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी डायग्राम क्रिएट करते हैं और उसके बाद से हम जब उसको खुद से चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे किस ऑब्जेक्ट की जगह हमें कौन सा ऑब्जेक्ट रखना चाहिए था जिससे कि हम किसी प्रॉब्लम को और आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों एक डायग्राम अपने आप में काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास रखता है। और अगर हम लोग जब यूएमएल देख रहे थे तो बहुत सारे डायग्राम्स में थे, जैसा कि हम लोग अभी अब सीक्वेंस डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक चीज़ दोस्तों समझिए, सीक्वेंस डायग्राम अगर यूएमएल में ये आपके बिहेवियर को क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में जो आपका यूएमएल है वो उसमें दो पार्ट हैं, आपके बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल। तो जो आपका ये सीक्वेंस डायग्राम है ये उसके बिहेवियर को पर्टिकुलर सिस्टम का क्या बिहेवियर है या किस तरीके से वो वर्क कर रहा है उस वर्क को एज अ डायग्राम वो शो करता है। ठीक है, अगर हम अगली स्लाइड्स पे बढ़ें तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ सीक्वेंस डायग्राम कि सीक्वेंस डायग्राम के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस डायग्राम के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ बेनिफिट्स लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द डिटेल ऑफ अ यूएमएल यूज केस। ठीक है ना, कि मतलब कि आप सीक्वेंस डायग्राम का यूज़ करके क्या कहते हैं ये यूज़ केस के हिसाब से मतलब कि जो भी जो एक्टर है वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है और उसके बाद से किस तरीके से सीक्वेंस आपका एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, किस किस कंडीशन पे आपके सिस्टम को के साथ इंटरेक्शन की ज़रूरत एक्टर
को हो रही है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी आप सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो मॉडल द लॉजिक ऑफ अ सॉफ्टिकेटेड प्रोसीजर्स फंक्शन और ऑपरेशंस, यानी कि अगर सीक्वेंस डायग्राम को अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम जो भी हमारे सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कौन कौन से उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से कॉम्प्लेक्स सॉरी उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से एल्गोरिथम्स का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट क्लास, इन डाटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, मैसेज पासिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, तो किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है ना, और किस प्रॉब्लम को किस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करके हमें रिजॉल्व करना है, ये भी हम सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों अगर हम सीक्वेंस डायग्राम के तीसरे बेनिफिट्स की बात करें तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सी हाउ ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू कंप्लीट अ प्रोसेस, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस डायग्राम कहीं ना कहीं हमको ये भी दिखाता है कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर जो भी हमारा ये एक सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, किस ऑब्जेक्ट के साथ किस सिचुएशन में पर्टिकुलर जो मैसेजिंग हो रही है किसी ऑब्जेक्ट से, तो किस सिचुएशन में वो मैसेज किस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा और उसके बाद से आगे उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम चौथी और लास्ट और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है अगर हम उसको देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि प्लान एंड अंडरस्टैंड द डिटेल फंक्शनैलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर सिनेरियो, मीन्स एक चीज़ आप जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का जो सबसे मेन बेनिफिट है वो यही है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू नीड मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आगे चल के हमें कोई नई फंक्शनैलिटी अगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम आसानी से अगर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज़ किया है तो हम जो भी फंक्शनैलिटी आगे चल के ऐड करना चाहते हैं वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स को क्लास और ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना, तो बस अगर कोई भी अगर हमें अगर आगे चल के उसमें कोई क्लास ऐड करनी हो या फिर अगर किसी नए ऑब्जेक्ट को किसी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कराना हो तो हम वो आसानी से इस पैराडाइम्स में इम्प्लीमेंट करा के और फर्दर यानी फ्यूचर में भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों एक चीज़ समझिए कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आगे फ्यूचर में भी इसका काफ़ी स्कोप है, ठीक है ना, तो फ्यूचर में जो भी स्कोप के अकॉर्डिंग हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू हम ये भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये शो करा सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को अगर हमें ऐड कराने की ज़रूरत पड़ी तो हम उस फंक्शनैलिटी को ऐड करा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सीक्वेंस डायग्राम जो है वो यूएमएल के बिहेवियर स्ट्रक्चर में आता है और ये पूरी तरीके से किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए होता है, और आप किसी नॉन प्रोग्रामेबल पर्सन को भी अगर शो कराते हैं कि पर्टिकुलर ये डायग्राम है, ये सिस्टम आपका इस तरीके से वर्क करेगा, तो उसको भी आसानी से समझ में आ सकता है, मतलब आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सीक्वेंस डायग्राम के बारे में आगे देखें तो कुछ बेसिक सिंबल एंड कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, तो अगर हम इस सिंबल को अगर हम चेक करें या देखें तो हम ये कह सकते हैं, हाँ तो दोस्तों जैसा कि हम लोग सीक्वेंस डायग्राम के बारे में देख रहे थे तो अब हमारा ये बेसिक कंपोनेंट्स है जो सिंबल सीक्वेंस डायग्राम को बनाने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो हमारा सिंबल है वो है हमारा ऑब्जेक्ट सिंबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिंबल को जैसा कि आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल में बनाया गया है और ऑब्जेक्ट डायग्राम जो ऑब्जेक्ट सिंबल जो है वो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को शो करता है कि किस तरीके से, मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को हमें शो करना है अपने डायग्राम के अंदर तो हम पर्टिकुलर इस सिंबल के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता क्या है ये तो आपको क्लियरली आपको पता है कि एक रियल वर्ड एंटिटी जिसका कि मतलब कि जिसकी कुछ एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी होती है
और उस एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसका कुछ बिहेवियर होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर हम पर्टिकुलर अगर एक बर्ड नाम का अगर एक क्लास लेते हैं तो बहुत सारी बर्ड्स हैं, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो सारे बर्ड्स उड़ फ्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। और भी जो भी सारी चीज़ें हैं, तो ये जो सिम्टम्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, ये सारे के सारे सेम हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हम एक बर्ड नाम का ऑब्जेक्ट बना के अगर हम एक जितने भी बर्ड्स हैं इनको हम पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिप्रेजेंट अ क्लास और ऑब्जेक्ट इन यूएमएल, द ऑब्जेक्ट सिंबल demonstrates how an object will behave in the context of the system, ठीक है ना। मीन्स ऑब्जेक्ट सिंबल ये बताता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट हमारा सिस्टम के किस कॉन्टेक्स्ट में कैसा काम कर रहा है, ठीक है ना, उसके बिहेवियर को एक तरीके से दिखाता है। तो हम उसको इस पर्टिकुलर सिंबल के थ्रू यूज़ करते हैं, इस बॉक्स के थ्रू। उसके बाद से दूसरा आपका आता है एक्टिवेशन बॉक्स। तो एक्टिवेशन बॉक्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द टाइम नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ टास्क, यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। इसको अगर हमें शो कराना है अपने डायग्राम में तो हम इस एक्टिवेशन डायग्राम के थ्रू शो करा सकते हैं, ओके। उसके बाद से देखिए नीचे लिखा हुआ है द लॉन्गर द टास्क विल टेक द लॉन्गर द एक्टिवेशन बॉक्स बिकम्स, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को टास्क को परफॉर्म करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो जो एक्टिवेशन बॉक्स है हमारा वो उसी हिसाब से और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्टिवेशन बॉक्स का कोई साइज नहीं है, अकॉर्डिंग टू टाइम वो छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, ओके। दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में एक चीज़ याद रखिएगा कि पर्टिकुलर जितने भी कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं किसी भी अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो सब जितने भी हैं उन सबका एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। यानी पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल का टाइम होता है कि वो कितने टाइम में उस टास्क को परफॉर्म करेगा, और जो ओवरऑल मॉड्यूल जो होते हैं उनके टाइम को जब हम काउंट करते हैं तब हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को शो कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितना फास्ट है कितना स्लो है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हमें अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को अच्छा करना है तो हमें क्या करना होता है कि हम उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो उसके मॉड्यूल्स हैं उसमें हम क्या फेरबदल कर सकते हैं कि वो जो टाइम टेकन है वो थोड़ा कम हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए सर्चिंग, आपने अगर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने सर्चिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारे सर्च होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक ही सर्च से काम हो गया तो सारे सर्चों की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। भाई एक लीनियर सर्च सबसे अच्छा सर्च है, बारी बारी वो सारे बॉक्सेस को सर्च करता है, जिसमें डाटा मिल गया वो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं है। तो हमें फिर और अदर जो पता नहीं कितने शॉर्ट हैं वो उनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि टाइम, ठीक है ना। क्योंकि लीनियर में क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए। अगर जीरो है, अगर उसकी जो डिपेंडेंसी है पर्टिकुलर जिसको वो सर्च करना चाहता है अगर वो पहले ही एलिमेंट पे रखा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो लास्ट पे रखा हुआ है तब वो नहीं ठीक है, यानी कि वो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर परफॉर्मेंस देखनी है तो हमें टाइम पे हम पर्टिकुलर हर मॉडल के टाइम को चेक करते हैं कि पर्टिकुलर हर मॉड्यूल कितने टाइम में अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से हमारा एक्टर सिंबल है। अगर एक्टर सिंबल जैसा कि दिख रहा है आपको, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सोज एंटिटीज दैट इंटरैक्ट विथ और आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम, ठीक है। मतलब कि वो एंटिटी जो कि सिस्टम के साथ इंटरैक्ट हो रही है ना कि सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर वो एंटिटी है जो उस पर्टिकुलर सिस्टम का यूज कर रही है। मतलब एक तरीके से कहें तो हम सिस्टम के साथ अगर अटैच हो रहे हैं, अगर हम सपोज कीजिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के एज अ पेशेंट अगर हम उस सिस्टम में को टच कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर हम अगर उस सिस्टम को टच कर रहे हैं, एज अ नर्स हम अगर उस सिस्टम को टच कर रहे हैं, तो वही सिस्टम जो है वो तीनों के लिए अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करेगा या अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करेगा,
ठीक है ना। तो एक्टर सिंबल भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है कि एक्टर किस टाइप का है। जैसा कि मैंने अभी आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात की कि वो पेशेंट है कि डॉक्टर है कि नर्स है, ठीक है। उसके बाद से हमारा एक अगला यूज होता है पैकेज सिंबल, ठीक है ना। अगर हम इस पैकेज सिंबल की बात करें तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि used in UML 2.0 notation to contain इंटरैक्टिव एलिमेंट ऑफ द डायग्राम। इंटरैक्टिव एलिमेंट ऑफ द डायग्राम का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, या फिर पर्टिकुलर किस सिचुएशन में कौन से ऑब्जेक्ट का कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे हम पैकेज सिंबल के थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हमारा डायग्राम जो है वो और ज्यादा क्लियरिफाई हो कि किस तरीके से किस सिचुएशन पे किस ऑब्जेक्ट का या किस ऑब्जेक्ट के किस एट्रीब्यूट का यूज किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको हम आल्सो नोन एज फ्रेम भी कहते हैं। दिस रेक्टेंगल शेप हैज अ स्मॉल इनर रेक्टेंगल फॉर लेबलिंग द डायग्राम। जैसा कि देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और उसके ऊपर एक छोटा सा और रेक्टेंगल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो और जिसका साइड ये इस राइट हैंड साइड में ये आपका एक तरीके से कहें तो क्या कहते हैं, इनर है। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का यूज हम पैकेज सिंबल के लिए यूज करते हैं। मोस्टली याद कर रखिए कि जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, या किस और उस कम्युनिकेशन के बाद कौन से एट्रीब्यूट को वो कॉल कर रहा है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम पैकेज सिंबल के अंदर शो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो हमारा है लाइफ लाइन सिंबल। क्या है दोस्तों? लाइफ लाइन सिंबल। अगर हम इस लाइफ लाइन सिंबल की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं लाइफ लाइन सिंबल, इसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ टाइम एज इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। मतलब कि लाइफ टाइम क्या है कि पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम मिला हुआ है जिसमें वो किसी वर्क को परफॉर्म कर रहा है, ये अक्सर डाउनवर्ड ये डाउनवर्ड शो होता है। ये जैसा दिख रहा है ना आपको डैश डैश लाइन, ये डाउनवर्ड साइड में शो होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को 10 मिनट का टाइम है तो 10 टू डिक्रीज ऑर्डर में नीचे की तरफ 0 तक आएगा, और जैसे ही वो 0 आएगा उसका लाइफ टाइम उस पर्टिकुलर सिंबल का या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या उस प्रोसेस का वो लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, तो वो वहां पे स्टॉप कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस बेसिकली जो ये लाइफ टाइम है, इसको जैसा कि लिखा हुआ है कि एक्सटेंड डाउनवर्ड दिस डैश्ड वर्टिकल लाइन shows the sequential event that occur to an object during the charted process। यानी कि किसी चार्टेड प्रोसेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, जो टाइम बाय टाइम जो मतलब कि अगर 10 मिनट मिला हुआ है तो 10 मिनट में वो किस किस स्लॉट में कौन कौन सा काम कर रहा है, ठीक है ना, वो सारे के सारे काम जो है वो आपका मतलब उसको हम इस लाइफ लाइन सिंबल के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कुल मिला जुला के ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम के प्रोसेस को बताता है कि कितने टाइम में ये प्रोसेस को परफॉर्म होना है, ओके, और कितने टाइम बाद उसको मतलब कि खत्म हो जाना है, डिस्ट्रॉय हो जाना है। उसके बाद से दोस्तों अगला अगर हम देखें तो ऑप्शन लूप सिंबल है, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शन लूप सिंबल को अगर हम देख रहे हैं तो जैसा कि हमारा ऑप्शन लूप सिंबल दिख रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन लूप सिंबल है इसका यूज हम क्यों करते हैं, देखिए ये हमारा ऑप्शन लूप, ये हमारा कंडीशनल है। मतलब कि अगर हम कंडीशंस को किसी फेज में अगर कंडीशंस की बारी आती है कि मतलब कि जहाँ पे इफ और देन का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो उस कंडीशंस की को अगर हमें एज अ डायग्राम में शो करना है तो हम इस पर्टिकुलर बॉक्स का यूज करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज टू मॉडल इफ ऑब्लिक देन सिनेरियोज दैट इज सर्कमटेंस दैट विल ओनली ऑकर अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब कि वो काम जो किसी कंडीशन पे ही ऑकर होते हैं, ठीक है ना, तो उसको अगर शो करना है तो हम पर्टिकुलर इस बॉक्स के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से बात करते हैं दोस्तों अल्टरनेटिव सिंबल की, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव सिंबल क्या हो सकता है, ये भी कंडीशनल सिंबल ही है। मींस अगर किसी कंडीशन पे भी अगर दो प्रोसेस मिल रहा है, ठीक है ना, सपोज कीजिए कि किसी एक कंडीशन पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं,
ठीक है ना। तो दूसरे ऑप्शन को शो करने के लिए हम इस अल्टरनेटिव सिंबल का यूज करते हैं, और ये सेम कंडीशनल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक डैश लाइन हॉरिजॉन्टल वे में रहती है, जो रिप्रेजेंट करती है कि ये उसका अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि सिंबलाइज अ चॉइस दैट इज यूजुअली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव between two or more messages sequences, ठीक है ना। to represent alternative used to labeled rectangle shape with a dashed line inside, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंडीशनल ही है, लेकिन अगर एक कंडीशन पे एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो अल्टरनेटिव के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप की अगर किसी कोई चीज हो और हमको अगर उसको डायग्राम के अंदर शो कराना हो, तो हम इस अल्टरनेटिव सिंबल का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कॉमन मैसेजेस सिंबल, यानी कि जो हम लोग अभी तक सीक्वेंस डायग्राम बना रहे थे उसमें सारे सिंबल्स हमने ऊपर वाले देखे कि एक्टर्स के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, या अल्टरनेटिव के लिए, कंडीशनल के लिए क्या है। अब जो मैसेजेस सिंबल है, यानी कि मैसेज जो एक से दूसरी जगह फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी अलग अलग टाइप के मैसेजेस हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के अगर मैसेजेस शो हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो हमें सिंबल भी उसमें अगर हमें उसको डायग्राम में शो करना है तो उनके लिए अलग अलग टाइप के नोटेशन बनाने पड़ेंगे, ताकि ये समझ में आए कि किस टाइप का मैसेज किस ऑब्जेक्ट से किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, ठीक है ना। पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, हमारा जो वो मैसेज है वो ट्रांसफर हो रहा है। अगर हमें इसको शो करना है, ठीक है ना, तो हमें अलग अलग एरोस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैसेज सिंबल है वो हमें यही बताते हैं कि किस तरीके से कौन सा मैसेज होगा तो किस टाइप का सिंबल यूज होगा, ठीक है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूज द फॉलोइंग एरोज एंड मैसेजेस सिंबल्स टू शो हाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स के बीच में किस टाइप का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, इसको अगर हमें शो करना है तो हम इस जो नीचे जो ये सिंबल बने हुए हैं अलग अलग टाइप के एरोस, इनका यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए जो सबसे पहला सिंबल है, आपको ये एरोस दिख रहा होगा जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस मैसेज सिंबल। सिंक्रोनस मैसेज सिंबल का मतलब क्या है कि ये शो करता है कि जैसे कि क्या है कि अगर एक ही टाइम में होने वाला काम, एक ही टाइम में अगर किसी वर्क को परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम शो करेंगे सिंक्रोनस मैसेज सिंबल से, ठीक है ना। देखिए जैसा कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट बाय अ सॉलिड लाइन विथ अ सॉलिड एरो, यानी कि सॉलिड लाइन है, ठीक है ना, और एरो भी सॉलिड है, मीन्स इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, सॉलिड एरो, ठीक है। दिस सिंबल इज यूज्ड when a sender must wait for a response to a message before it continue, means कि ये उस मैसेज को शो करता है कि जिसमें मैसेज जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करने के बाद वेट करता है, और जब तक मैसेज नहीं आता तब तक उसको वेट करना है, वो अगले मैसेज को ट्रांसफर या अगले वर्क को परफॉर्म, टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक साथ होना है, इसीलिए जब हम ये सिंबल बनाएंगे तो हम ये दिखाएंगे कि अब ये जब तक इसको रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक ये अगले काम को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो आपको जैसा कि लिखा हुआ है असिंक्रोनस मैसेज सिंबल, क्या लिखा हुआ है, असिंक्रोनस मैसेज सिंबल, ठीक है ना। तो अगर हम असिंक्रोनस मैसेज सिंबल की बात करें दोस्तों, तो देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सिंक्रोनस मतलब होता है एक साथ, और असिंक्रोनस मतलब होता है कि जो अलग अलग टाइम पे हो, मतलब उनके लिए ये बात देना हो कि मतलब कि एक ही टाइम पे आपका पर्टिकुलर जो मैसेज है, ठीक है ना, वो जब मतलब कि जैसे क्या होता है कि अभी जो ऊपर वाले हमने सिंक्रोनस वाले की बात की, तो उसमें था कि अगर हम मैसेज अगर सेंडर सेंड करता है तो जब तक उसको रिस्पांस नहीं मिलता है, जो हम सॉलिड एरो का यूज करके बना रहे थे, तब तक वो उसका वेट करता है। लेकिन असिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो प्रोसेस को एक साथ होने की जरूरत ना हो, यानी कि सेंडर ने अगर मैसेज सेंड किया, ठीक है ना, तो वो अगले मैसेज को भी सेंड कर सकता है, उसको
अगले मतलब कि ऑब्जेक्ट से किसी मैसेज के आने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये नहीं कि जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक वो दूसरा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्स आने से जब तक रिस्पॉन्स आएगा तब आएगा, वो अपने मैसेज को ट्रांसफर करता रहेगा अकॉर्डिंग टू टाइम स्लॉट अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यही वो लिखा हुआ है कि असिंक्रोनाइज मैसेज डू नॉट रिक्वायर्ड अ रिस्पॉन्स बिफोर द सेंडर कंटिन्यूस। मतलब कि ये रिस्पॉन्स को की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी रिस्पॉन्स की इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये अपना काम करता रहेगा, मैसेजेस सेंड करता रहेगा, ठीक है ना। इस एरो में और अगर इस एरो को देखें तो जो डिफरेंस है, यहाँ पे ये सॉलिड लाइन है लेकिन ये लाइन भी सॉलिड नहीं है, और ये सॉलिड एरो है लेकिन ये लाइन एरो है, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट बाय ए सॉलिड लाइन विथ अ लाइंड एरो नॉट सॉलिड एरो, ठीक है ना। लाइन आपकी सॉलिड है लेकिन जो एरो है आपका वो सॉलिड एरो नहीं है, वो आपका लाइंड एरो है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर वो ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेज रहा है और उसको जब तक वो और दूसरा मैसेज वो तब तक नहीं भेज सकता जब तक कि पहला वाला उसको रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम सिंक्रोनाइज मैसेज सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है ना। और अगर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजता है और उसको रिस्पॉन्स का वेट न करके वो दूसरा मैसेज दूसरे ऑब्जेक्ट को भेजता है, तो इस टाइप के अगर मैसेज को अगर शो करना है तो हम उसके लिए ये सॉलिड लाइन और लाइन एरो का यूज करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये दोनों एरो के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों एरो का यूज क्या है या किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कुछ सिंबल, कुछ मैसेजेस सिंबल और दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों अगर हम इन सिंबल्स के बारे में देखें तो सबसे पहले हम असिंक्रोनाइज रिटर्न मैसेज सिंबल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट बाई अ डैश लाइन विथ अ लाइंड एरो, यानी कि डैश लाइन है यहाँ पे आप देख रहे होंगे और लाइंड एरो है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न मैसेज सिंबल जो है, अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डैश की है, और मैंने आपको बताया था कि जो डैश का यूज हो रहा है वो टाइमिंग, वो कहीं ना कहीं टाइम को भी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो टाइम को अगर ये शो कर रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर असिंक्रोनस की ही बात करें तो अगर उसने असिंक्रोनस की जब हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो असिंक्रोनस में हमने क्या देखा था कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को हाँ मैसेज पास कर रहा है तो मैसेज पास करने के बाद उसको रिस्पॉन्स का के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्स एट अ टाइम जब आना होगा तब आएगा, वो अगला मैसेज अपना ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना। तो जब उसके रिटर्न मैसेज सिंबल की बात करें, ठीक है ना, अब सिंक्रोनाइज होता तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं था क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स आएगा नहीं तब तक काम होगा नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पे भाई एक टाइम पीरियड फिक्स था कि इतने टाइम में मैसेज जाएगा और इतने टाइम में मैसेज उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन असिंक्रोनाइज है तो इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कितने टाइम बाद मैसेज मिला, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए ये टाइम वाला के लिए ये डॉट 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 का यूज किया गया है, ठीक है ना। और ये जो डॉट 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 है ये टाइम को बता रहा है कि मतलब कितना टाइम लगा मैसेज को असिंक्रोनाइज मैसेज सिस्टम में रिटर्न मैसेज आने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद ये लाइंड एरो का यूज किया गया, ठीक है ना। और ये लाइंड एरो जो है हमारा सिंक्रोनाइज में असिंक्रोनाइज मैसेज में यूज हो रहा था, जैसा कि देखिए ऊपर देखिए ये लाइंड एरो का यूज हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये रिटर्न की बात आई यहाँ पे, तो जब रिटर्न की बात आई तो भाई चूंकि ये अब वो रिटर्न का कोई टाइम नहीं है तो जितना टाइम लगा उतना टाइम उसने उसको डॉट डॉट करके शो कर दिया, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद से दोस्तों अगला है आपका क्रिएट, ठीक है ना। यानी यहाँ पे भी देखिए डॉट डॉट का यूज किया गया है और ये डॉट 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 यही बता रहा है कि भाई कितना असिंक्रोनाइज क्रिएट मैसेज सिंबल, असिंक्रोनाइज क्रिएट मैसेज सिंबल, ये जो डायग्राम है वो शो कर रहा है असिंक्रोनाइज मैसेज सिंबल को। तो अगर आपको इसमें अगर आपको दिख रहा है तो किस अब जैसे क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक किसी टाइम स्लॉट में ही, ठीक है ना। हो सकता हो कि कभी किसी सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट से उसको मैसेज मिला और उसके बाद वो अचानक फिर जैसे उसको मैसेज मिला उस मैसेज पे किसी मतलब अगर एक तरीके से हम कहें तो सपोज कीजिए कोई किसी कंडीशन पे ही अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में हम इस एरो का यूज़ करेंगे, जैसा कि देखिए कि डॉट 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 की कितने टाइम बाद उसको ज़रूरत पड़ी उस पर्टिकुलर असिंक्रोनाइज मैसेज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये उसका सिंबल है दोस्तों, ठीक है।
उसके बाद से रिप्लाई मैसेज सिंबल, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है कि डॉट 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 बना हुआ है, क्यों? क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टाइम बाद मैसेज का रिप्लाई हमको मिलेगा, ठीक है ना। ये जो है ये डॉट 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 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टाइम बाद जो है हमें मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद से ये आपका सॉलिड एरो, ठीक है ना। उसके बाद से फिर ये लास्ट में जो है डैश 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 करके कट किया गया है, यानी डिलीट मैसेज सिंबल, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी मैसेज को कब डिलीट करना है, मैंने इस मैसेज को किस प्रोसेस के बाद डिलीट कर देना है, ये हमें ये पर्टिकुलर सिंबल बताता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप इसको पढ़ें तो रिप्रेजेंट बाई अ सॉलिड लाइन विथ अ सॉलिड एरो सेट फॉलोड बाई एन एक्स, दिस मैसेज डिस्ट्रॉयज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मैसेज जो है ऑब्जेक्ट के मैसेज को डिस्ट्रॉय करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए आपने जो ये देखा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल मैसेज एक ही सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से किस टाइप का मैसेज किसको सेंड कर रहा है, अगर ये शो करना है तो हम इस मैसेज सिंबल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का ही हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। और इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अगर हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो जैसा कि देखिए आपको ये एक सिनेरियो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का दिखा रहा है। और आपको पता है कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। हेल्प्स डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ managing all of the activities and information collected at a hospital, including checkups, prescriptions, appointments, and information on the patient and their car uh, characters। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को अगर हमें बनाना है तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और हम उसको सीधे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हम सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू पहले हम ये बना सकते हैं कि किस तरीके से हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा, ठीक है ना। और अगर आपको इसको समझना है तो आपको ये फिगर देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ये फिगर दिख रहा है तो आपको आसानी से समझ, देखिए अगर आप फिगर में एक पेशेंट ऑब्जेक्ट है, एक डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, एक ऑपरेशन बनाया गया है ऑब्जेक्ट, एक टेस्ट बनाया गया है और एक पेशेंट डाटाबेस बनाया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए किस तरीके से ये दो लाइनों के बीच में मैसेज का पास हो रहा है, यानी कि डॉक्टर पेशेंट या हॉस्पिटल आया, डॉक्टर ने पेशेंट को सबसे पहले क्या किया, परफॉर्म किया चेकअप, ठीक है ना। चेकअप कराने के बाद पेशेंट क्या करेगा, डॉक्टर को फीडबैक देगा, ठीक है। दूसरा क्या, प्रिस्क्राइब मेड, यानी कि डॉक्टर पेशेंट को देखिए एरो बना हुआ है मेडिसिन अप्लाई करेगा। लेकिन देखिए फिर ये डॉट 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 एरो बना है कि अब ये फीडबैक जो है मेडिसिन का कैसा रहा, ये पेशेंट के ऊपर है कि वो कितने टाइम बाद उसको प्रोवाइड करता है। दूसरा, डॉक्टर मेडिसिन के अलावा साथ साथ उसको टेस्ट करने के लिए भी प्रीफर कर सकता है, ठीक है ना। और ये टेस्ट भी वो एज ए फीडबैक के टाइम ही वापस करेगा डॉक्टर को। उसके बाद से फिर जो पेशेंट है वो अगर टेस्ट उसको प्रिस्क्राइब किया गया है तो देखिए वो इस एरो के थ्रू डिनोट किया गया है कि वो कहाँ पे पर्टिकुलर टेस्ट ऑब्जेक्ट में जाके वहाँ पे वो टेस्ट कराएगा जहाँ पे उसकी सारी डिटेल स्टोर होंगी, ठीक है ना। जब वो टेस्ट करा लेगा तो टेस्ट जो है वो फिर वापस पेशेंट को क्या रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, रिटर्न रिपोर्ट। ये टाइम डॉट 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 करके दिया गया है, क्यों? क्योंकि कितना टाइम में वो रिपोर्ट दे पाएगा ये कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद से फिर क्या है, रिपोर्ट का रिव्यू जो डॉक्टर करता है। देखिए ये एरो बनाया गया है कि रिपोर्ट का रिव्यू कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, ठीक है ना। और फिर रिव्यू जो डॉक्टर फिर उसको प्रिस्क्राइब उसको क्या कर रहा है कि ये देखिए ये एरो यहाँ तक आया है, ठीक है ना। ये पेशेंट के डाटाबेस में इसको फीड कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से फिर हम अगर आगे बढ़े तो प्रिस्क्राइब मोड, ठीक है ना। तो अब उसने डाटाबेस में सेव कर दिया। उसके बाद से कुछ ये डॉट डॉट इसलिए बना हुआ है क्योंकि फिर कुछ टाइम के बाद फिर से वो पेशेंट उसको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब फिर से वो क्या कर सकता है, दोबारा से अगर वो पेशेंट मिलता है तो उसको प्रिस्क्राइब मतलब फिर से दवाई दे सकता है, या तो उसको ऑपरेशन के लिए बोल सकता है। अगर उसने पेशेंट को डॉक्टर ने पेशेंट को ऑपरेशन के लिए बोला तो पेशेंट फिर कहाँ जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है ना। ऑपरेशन थिएटर के बाद, ठीक है, और या तो फिर ऑपरेशन के अलावा पेशेंट को फिर से वो टेस्ट कराने के लिए भी बोल सकता है डॉक्टर, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर के ऊपर है, ठीक है। अब उसके बाद से फिर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो फिर अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑपरेशन, परफॉर्म ऑपरेशन, एक बार डॉक्टर ने ऑपरेशन को परफॉर्म कर अगर डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन
पेशेंट को बता दिया, ठीक है ना। तो पेशेंट अगर ऑपरेशन के लिए जाता है तो फिर यही डॉक्टर जो है वो पेशेंट का ऑपरेशन करता है, ठीक है ना। और अपडेट, और उसके बाद से फिर नीचे क्या है कि फिर ऑपरेशन करने के बाद जो अपडेट होती है वो फिर से पेशेंट के डाटाबेस में डाल देता है। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हम सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू हम पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की एक्टिविटी को हमने बना दिया, ठीक है ना। और किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, और एक बार ये डायग्राम अगर बन गया हमारा, देखिए मैसेज किस तरीके से पास हो रहा है। मेन चीज मैसेज में है, कहाँ पे डॉट 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 है, कहाँ पे सॉलिड लाइन है, कहाँ पे ये सॉलिड एरो है, कहाँ पे सॉलिड एरो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जब तक हम इसको एज अ डायग्राम शो नहीं करेंगे तब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो सीक्वेंस डायग्राम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। और एक अच्छा सॉफ्टवेयर अगर आप चाहते हैं तो सीक्वेंस डायग्राम को बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को भी आप समझ सकते हैं, और अगर उसमें कहीं कोई आपने से अगर कुछ गलती हुई है तो आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तब उसको फिर मॉडिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में अगर आप देखें तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रॉडकास्ट मैसेजेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सोर्स ऑब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट इन टाइम बट अराइव एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट पोटेंशियली डिफरेंट टाइम। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट अगर मैसेज पास करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैसेज सारे ऑब्जेक्ट के लिए हो, ठीक है ना। पर्टिकुलर किस टाइम पे कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा मैसेज सेंड कर रहा है और वो मैसेज पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को एज डायग्राम में अगर आप शो करना चाहते हैं तो इसी को हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। यानी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस ये बताता है कि किस टाइम इंस्टेंस पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, और ठीक है, और उसके बाद से वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि एरोज टर्मिनेट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट रिसीव द मैसेज। यानी कि एरो जो है वो वहीं पे रुकता है, वहीं पे समाप्त होता है जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है जो मैसेज को रिसीव करता है। जैसा कि अगर आप इस ऊपर वाले डायग्राम में देख रहे हैं तो देखिए जो भी एरो यहाँ पे, ये एरो है, यहाँ पे एरो है, ये भी एरो है, ये भी एरो है, तो ये एरो वहीं पे खत्म है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को पहुँचनी थी, ठीक है ना। तो ये एरो जो है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एरो टर्मिनेट ऑल ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट रिसीव द मैसेजेस, ठीक है। इवन थ्रोज द मैसेजेस आर ब्रॉडकास्ट नॉट ऑल ऑब्जेक्ट इन द सिनेरियो मस्ट रिसीव द मैसेजेस। मीन्स वही सेम चीज़ कि अगर मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए नेसेसरी नहीं है कि वो मैसेज को क्या कहते हैं कि उसको अडॉप्ट करे। द टर्मिनेटिंग एरोज इंडिकेट दोज ऑब्जेक्ट दैट रिसीव द मैसेज। मतलब कि जो टर्मिनेट, जहाँ पे एरो टर्मिनेट हो रहा है वो जिस ऑब्जेक्ट पे टर्मिनेट हो रहा है वो ये शो करता है कि पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को ने मैसेज को रिसीव किया, ठीक है ना। तो ये जो मैसेज ब्रॉडकास्ट है, यानी जो अभी हम सीक्वेंस डायग्राम में ऊपर देख रहे थे कि बहुत सारे मैसेजेस हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑब्जेक्ट के पास जा रहे थे, ठीक है ना। तो वो किस तरीके से ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, किस सिचुएशन में ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी को डायग्राम में इम्प्लीमेंट करने को ही हम ब्रॉडकास्ट मैसेजेस कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इसी प्रोसेस को अगर हम डायग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना, तो उसी को हम ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को इम्प्लीमेंट करना कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर नए लेक्चर के साथ आपसे इंट्रोड्यूस होंगे। थैंक यू वेरी मच।